नमस्ते, सुप्रभात। योग के इस विशेष कार्यक्रम जिसके अंदर हम अलग अलग रोगों को, शारीरिक और मानसिक रोगों को किस प्रकार से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और उसके अलावा घरेलू चिकित्सा, इन सब से और एक्यूप्रेशर्स की मदद से ठीक करने में काफ़ी सफल हो सकते हैं। पूरी तरह से भी ठीक कर सकते हैं यदि हम पूरी तरह से ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझें और करें तो। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर राजस्थान से आप सबका इस प्रोग्राम में, इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे एक बहुत ज़्यादा लोग जिससे परेशान रहते हैं, जिसका नाम है कमर दर्द, बैक पेन। अलग अलग रोगों से भी ये जुड़ जाता है, स्लिप डिस्क के माध्यम से, लंबर पेन के माध्यम से, अलग अलग शब्दों में जब आता है तो कई सारे लोग जो समझ ही नहीं पाते हैं कि किस प्रकार का दर्द है। और कभी कभी हमारे जीवन शैली में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं और प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं ऐसी गलतियां, उस वजह से भी हमारे को कमर का दर्द हो जाता है। जैसे लेटने का एक तरीका होता है, बैठने का एक तरीका होता है, किस प्रकार से लेटे हुए व्यक्ति उठ करके बैठे उसका एक तरीका होता है, खड़े वाला व्यक्ति किस तरह से बैठे उसका एक तरीका होता है। यदि हम इस बात को ध्यान रखते हैं तो हमारी कमर में कभी झटका नहीं आता। गलत आदतों की वजह से भी हमारी कमर दुखती है, गलत सोने से भी हमारी कमर दुखती है, गलत तरीके से झुक करके किसी वस्तु को उठाने से अथवा थोड़ा सा वजन गलत तरीके से उठाने से भी कमर में दर्द हो सकता है। जब कमर दर्द से व्यक्ति परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, सब जगह जाकर के बहुत ज़्यादा ऐसा स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि ये कभी ठीक भी होगा कि नहीं, और ऐसा कष्ट देह ये समस्या हो जाती है। तब व्यक्ति को लगता है कि अब मैं जीकर क्या करूं, क्योंकि छोटी सी दांत में भी दर्द हो जाता है ना जब, तो मस्तिष्क तक उसका प्रभाव होता है और बहुत ज्यादा व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। इसी प्रकार से कमर का दर्द है, जो कि पूरी रीढ़ की हड्डी हमारे जीवन का, पूरे जीवन का, या यूं कहें कि पूरे एक अच्छे स्वास्थ्य का आधार होती है। अगर रीढ़ की हड्डी का कोई भाग दर्द कर रहा है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डोलोसिस नाम का पेन जिसको अपन कहते हैं, गर्दन का दर्द, और दूसरा चाहे वो रीढ़ का लंबर पेन या सैक्रम पेन या टेल बोन का दर्द। थोरेसिक तो बहुत कम होता है। रीढ़ की हड्डी के हम समझ लेते हैं, इसको 5 भागों में होती है। ऊपर वाले 7 मन के सर्वाइकल के कहलाते हैं, फिर 12 मन के जो होते हैं थोरेसिक यानी छाती के पीछे का जो भाग होता है, पीठ का भाग, उसको कहते हैं। उसके ठीक नीचे 5 लंबर और फिर 5 सैक्रम के और 4 टेल बोन के, जिसको हम कोकेक्स कहते हैं। इस प्रकार से 33 मन के होते हैं। इन 33 मनकों में जो कमर वाला भाग है उसमें लंबर और सैक्रम होता है। तो लंबर वाला पार्ट सबसे ज्यादा परेशान, जब डिस्क बल्ज की रिपोर्ट आ जाती है, किसी की रिपोर्ट करवाई है, कभी डिस्क बल्ज आ जाता है और कभी नर्व दब जाती हैं, ऐसे 10-12 तरह की रिपोर्ट आती है। सब में L1, L2, L3, L4, L5, किसी में S1, S2, S3, इस तरह से कहीं ना कहीं किसी मनके में समस्या आ जाती है। इन सभी समस्याएं जितनी भी मैंने बोली हैं, इन सब का सबसे पहले हम यौगिक उपचार देखते हैं। यौगिक ट्रीटमेंट, हाँ, एक दिन में सही नहीं होगी। आराम मिलना 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन एक दिन में सही नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप धैर्य पूर्वक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुबह और शाम को आसनों का अभ्यास करें। 10-15 दिन, मुश्किल से 20-25 दिन, और पूरी तरह से ठीक करना है तो 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप दूसरी जगह अगर कहीं पर परेशान हो चुके हो, एक साल से परेशान हो चुके हो, तो हो सकता है आपका साल भर में भी सही नहीं हुआ हो, लेकिन योग से आप हफ्ते भर में तो अच्छा खासा प्रभाव देख पाएंगे। और पूरी तरह से परमानेंटली क्योर करना है, जिसको रिवर्स करना कहते हैं, स्वस्थ करना है अपने रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को, तो योग के आसनों से और एक्यूप्रेशर के कुछ विशेष बिंदु हम अभी आपको बताएंगे। उन सबको करके आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। इस बात से आप आश्वस्त रहिए। पिछले 10 से 15 साल से हमने बहुत सारे पेशेंट्स का इन्हीं विधियों से ठीक किया है। उसी का सार, कंक्लूजन आपको आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको उठना और बैठना कैसे चाहिए, लेटना और वापस बैठना कैसे चाहिए। तो कैसे लेटते हैं हम देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लो हम बैठे हुए अभी, रात्रि को हम लेट रहे हैं अथवा सुबह अपनी शैया से उठ रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों हाथों को एक तरफ रख करके इस प्रकार से करवट लेकर के और फिर लेटना चाहिए।
और जब हम कभी उठे भी अपने स्थान से तो ऐसे ही साइड में ही करवट लेकर के हमको जमीन पर बलपूर्वक हाथों को रख करके ऐसे हमको वापस बैठना चाहिए। अब मैं एक बार खड़े होने वाली गलत आदतों को और किस तरह से झुकते हैं उन गलत आदतों को और सही क्या होना चाहिए उसको भी आपके सामने बता देता हूँ। ये हमको उठने का तरीका है। वज्रासन में बैठ जाएं, जिनके घुटनों में दर्द है भी वज्रासन ना करें। इस प्रकार से हम बैठ करके दोनों हाथों को सामने और धीरे धीरे करके इस प्रकार से उठ जाएं। और जब हम बैठ रहे हैं, कई बार क्या होता है कोई चीज हम उठा रहे होते हैं तो यूं करके उठाते हैं, ये हमारी गलत आदत है, बिल्कुल गलत आदत है। यूं करके उठाने से सबसे ज्यादा कमर के निचले भाग में जोर पड़ता है और यहाँ से दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ना उठा करके आप यूं बैठें और इस तरह से आप किसी भी चीज को उठाएं, ये सही तरीका है। गलत आदतों को छोड़ना भी पड़ेगा। जब बैठना हो दायां पैर आगे बायां पीछे और सामने हाथ रख के धीरे धीरे ऐसे बैठ जाए। जो व्यक्ति ऐसे ना बैठे तो भी सीधे से सहज सुखासन में जैसे आप बैठ सकते हैं, लेकिन आगे झुक करके कभी हमको बैठने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम कमर दर्द के बारे में कुछ आसनों को यहाँ पर विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला जो आसन है वो हमारा पेट के बल करने योग्य आसन है। तो सबसे पहले हम प्रोन पोस्चर्स को देख लेते हैं। पेट के बल करने वाले आसनों में अब हम पेट के बल लेट गए हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे, हम आपको 5 से 7 आसन बताने वाले हैं। कमर दर्द पर हमारे 3 कार्यक्रम हम बनाएंगे। आज ये पहला एपिसोड है उसके संबंध में। तो आज हम 5 से 7 आसन आपको बताने वाले, जिनमें पहला आसन मकर आसन है। मकर आसन में हम दोनों कोहनियों के बल अपने दोनों हथेलियों को अपनी ठोड़ी पर लगा देते हैं। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से हम ठोड़ी पर लगा देंगे और अंगुलियां गालों पर और कोहनियों को बिल्कुल पास में कर लेंगे, बिल्कुल पास में आपस में जोड़ लेंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए एड़ी को हम अपने नितंब के पास लाएंगे। एक एड़ी को जितना भी पास में जा सके वहीं रोकेंगे। इसका दबाव, इसका खिंचाव अपने कमर के निचले भाग में अनुभव करेंगे। श्वास भरते हुए इसको वापस ले जाएंगे। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरे को लेकर के आएंगे और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। यदि आपको ज्यादा दर्द है तो इसको रोकना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर से करेंगे एक बार। श्वास बाहर छोड़ते हुए हम इस प्रकार से अपने कमर पर खिंचाव को अनुभव करें और फिर वापस अपनी जगह पर लेकर के आए। फिर दूसरी ओर से भी ऐसा ही करें। ऐसे 5 से लेकर 10 बार प्रतिदिन आंखें बंद करके महसूस करते हुए करें। एक एक चीज को, एक एक मूवमेंट को, एक एक गति को महसूस करें। अब दोनों पैरों से एक साथ हम कर रहे हैं और वहीं रुक रहे हैं। श्वास बाहर 1 और श्वास भरें 2, वापस स्लोली। जल्दबाजी कहीं नहीं, झटका कहीं नहीं लग रहा, ये ध्यान रख रहे हैं सभी, है ना। करेंगे स्टार्ट। 1, श्वास भरते हुए 2, वापस अपनी जगह। इसको हम विपरीत भी कर सकते हैं, सांस भरते हुए ला सकते हैं। सांस भरते हुए लेकर आए, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। सांस भरते हुए लेकर आए, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। ये दोनों तरह से हो जाता है, 2 प्रकार से। यानी श्वासों का नियमन हर आसन में हमको ध्यान रखना होता है। कुछ आसनों में खुली छूट होती है, किसी भी प्रकार से हम सांसों को रख सकते हैं। ये हमारा प्रथम अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा मकर आसन कहलाता है। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, उसी से जुड़ी हुई है, उसी से दिखती मिलती जुलती यह आकृति होती है। दूसरा शलभ आसन। शलभ आसन में हमारे दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे चले जाएंगी, दोनों पाम्स जो है हमारे थाई के नीचे चले जाएंगे। अब हम श्वास को, अब ठोड़ी को जमीन पर लगा के रख रहे हैं। श्वास को हम धीरे धीरे भरेंगे और एक पैर को पूरा खींच करके ऊपर की तरफ उठाएं बिना घुटना मोड़े। और इस उठाने के साथ ही आंखें बंद और मन को अपने कमर के भाग पर हम केंद्रित करें, वहीं रोक करके रखें। स्टेबल रखें पैर को और यहाँ पर खिंचाव को, तनाव को, जो भी हमारे कमर में आ रहा है उसको महसूस करें। जल्दबाजी कोई ना करे और बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी कोई ना करे। नीचे ले आए धीरे धीरे, कंफर्ट जोन में रह के। थोड़ा तो मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देना। ऐसे ही वापस दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर, वहीं खींचकर रोक दें और
आंखें बंद करके मन को कमर पर टिका कर रखें और कमर पर टिका करके आप महसूस करिए कि मेरी कमर का दर्द ठीक हो रहा है, इसके अंदर की जो इंजरी है वो सही हो रही है, इसके अंदर जो एक्सरसाइज की जरूरत है वो प्राप्त हो रही है और प्रॉपर उसके मन के अच्छे हो रहे हैं। नीचे धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे आपको 3 से 5 बार करना है। एक बार अभी हमने आपको अर्ध शलभासन करके दिखाया, अब पूर्ण शलभासन, पूर्ण नहीं शलभासन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैरों के पंजों को पूरा खींच करके इस प्रकार से पूरा खींचें और थोड़ी देर उठा करके वहीं होल्ड रखें। यदि आप श्वास अंदर नहीं रोक सकते तो भी कोई बात नहीं, श्वासों को सहज चलने दीजिए, लेकिन इस प्रकार से ऊपर उठाकर 10 सेकंड 15 सेकंड रोककर फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों जब पैरों से हम उठाते हैं तब धीरे धीरे हम चाहें तो अपने हथेलियों का सपोर्ट दे करके भी उठा सकते हैं, तो और अधिक उठेगा। श्वास पूरा भरें और हथेलियों के सपोर्ट से जब उठा रहे हैं तो और अधिक उठा के और ज्यादा उठाएं और ज्यादा उठाएं और कमर पर पूरी तरह मन टिका करके इस शलभासन का अभ्यास हम नियमित रूप से वापस आ जाएंगे। और फिर बालासन में हम आराम करें। अपने बालासन जिसको हम बेबी पोज कहते हैं, बिल्कुल विश्राम की स्थिति हम इसमें करेंगे। एक घुटने को आगे से ऊपर उठा करके दोनों इस प्रकार से बालासन में हम लेट जाएंगे। लंबे लंबे श्वास और पूरा विश्राम आंखें बंद करके। इसी प्रकार से हम इसको दूसरी करवट से भी कर सकते हैं, तो दूसरी करवट से भी हम कर लेंगे ये बालासन। क्योंकि जब जब आप आसन करेंगे 2-3 आसनों के बाद थकान होगी, तो अगर पेट के बल लेते हैं तो इस बालासन में या मकरासन में आराम कर सकते। मकरासन का दूसरा अभ्यास भी होता है आराम करने के लिए। और जब पीठ के बल हम लेते होंगे तब हमारे पास शवासन का विकल्प होता है, तो शवासन में हम आराम कर लेंगे। अब हम एक और आसन को देख रहे हैं, शलभासन के ही दूसरे वाले अभ्यास को। शलभासन में कुल 3 अभ्यास होते हैं, अब हम दूसरे अभ्यास को देख रहे हैं। अब हम एक लेफ्ट वाले हाथ को तो कमर पर बांध लेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, और दूसरा राइट वाला हाथ आगे की तरफ खोल लेंगे, बिल्कुल सामने हथेली को खींच कर रखें बिल्कुल, और श्वास भरें। इस हाथ के साथ विपरीत वाले पैर के पंजे को ऊपर उठाएं और ऊपर रोक दें, गर्दन भी उठाएं और सामने की ओर देखें। सारा ध्यान हमारा अपनी कमर पर टिका रहेगा, पूरी तरह से मन केंद्रित रहेगा और इसके मूवमेंट पर पूरा हम फील करेंगे इसको। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। ऐसे पीछे कमर पर बांध लेंगे तो और अच्छे प्रकार से होगा। मुट्ठी बंद करके श्वास पूरा भर के धीरे धीरे इस वाले हाथ के साथ विपरीत वाला पैर, मान लीजिए ये लेफ्ट वाला हमने हाथ उठाया है, तो राइट वाले पैर को हमने उठा रखा है और पूरा स्टेबल करके सांस भर के गर्दन को भी उठा के सामने की तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं। थोड़ी देर वहां रुकें, मन को वहीं कमर पर केंद्रित करें और धीरे धीरे करके वापस आ जाए। इसी अभ्यास को एक बार फिर देख रहे हैं उस वाले हाथ से। श्वास पूरा भरेंगे, उठाएं, स्थिति में आ जाएं, थोड़ी देर रुकें, वापस रिलैक्स। दूसरे ओर से भी करके इसको कंप्लीट कर देंगे। श्वास पूरा भरें, मन में पूरी भावना बना के रखो, स्थिति बनाएं आसन में और वहीं रुकें। मन में पूरी भावना बना के रखें कि मेरा कमर का दर्द दूर हो रहा है, मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रही है। हाँ, अब ये पूरी तरह से स्वस्थ बलवान हो गई है, अंदर की सारी समस्या दूर हो गई है। दूसरा अभ्यास के बाद में हम मकर आसन में या फिर बालासन में आराम कर लेंगे। मकर आसन में आराम करने का तरीका जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर सिर रखकर करवट ले ली और पैरों में फासला और एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की ओर निकले हुए। इस प्रकार से मकर आसन का दूसरा, जिसको रिलैक्सेशन पोज कहते हैं, इसमें हम करवट लेकर के दूसरी करवट में भी हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा मकर आसन में आराम हो गया। अब हम तीसरे अभ्यास को हम देख रहे हैं, शलभासन का थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, एक हाथ को हम ऐसे पीछे ले जाए कमर के पीछे और दूसरे हाथ से हम इसकी कलाई को पकड़ लेंगे। अभी आप पीछे तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस आसन में जरूर देख पा रहे हैं, कस के हम पकड़ लेंगे। अब सांस भर के हम केवल अपर पार्ट को ऊपर उठाएंगे, लोअर पार्ट इसमें अपनी जगह रहेगा, और ऊपर उठाते जाएं और हाथ से खींचते जाएं पीछे,
और पूरा जैसे घोड़े की नकेल होती है इस प्रकार से थोड़ी देर रोकें, कमर पर मन को टिकाएं और महसूस करें कि मेरी रीढ़ की हड्डी के सभी मन के अच्छे हो रहे हैं। जिन जिन में समस्याएं थी श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, विश्राम। इसी प्रकार से हम इसको भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरी बार फिर कर रहे हैं, श्वास भर के पूरा खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं हाथ से, और कंधों को खींचते जाएं, और कमर और मोड़ के धीरे धीरे वहीं रोक करके, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पीठ के बल एक आसन देख लेते हैं। पीठ के बल एक आसन के लिए धीरे धीरे हम पलट करके एक आसन को आज हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा बेसिक वाला एक प्रैक्टिस देखते हैं और एक पूरा अच्छे प्रकार से जो हम ऊपर उठा सकते हैं कमर को। बेसिक प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे जैसे विश्राम पा लिया, शरीर थोड़ी अच्छी अवस्था में आ गया, फिर करना है। थकी हुई अवस्था में कभी नहीं करना। आसन का ये नियम है। प्रत्येक योग की क्रिया का एक नियम, 3 नियम, स्वर्णिम नियम हमको याद रखने चाहिए। पहला, धीरे धीरे करें, सही प्रकार से करें, सही विधि पूर्वक करें। दूसरा, जब भी कर रहे हैं उसके साथ श्वास का नियमन का ध्यान रखें। और तीसरा, जब भी किसी क्रिया को किया जा रहा है तो उसके उस अंग पर विशेष रूप से आपको मन को टिका के रखना है, जिस अंग पर आपको काम करना है। जैसे अभी हम करेंगे तो कमर वाले पर, इस प्रकार से कमर पर मन को टिकाओ, मन में भावना बनानी है कि कमर अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले हम करते हैं उत्तान कट्टी आसन या कट्टी उत्तान आसन। कट्टी उत्तान में दोनों पैरों को हम घुटनों से मोड़ लेते हैं और दोनों हथेलियों को जमीन पर सटा देते हैं कमर के ठीक पास। सांस हम अंदर भरते हैं और धीरे धीरे कमर को थोड़ा सा उठाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उठाते हैं, थोड़ा सा उठाएंगे और उठाएंगे, बस इतना उठा करके हमको रोकना है और थोड़ी देर इस कमर पर मन को टिका के रखना। आप श्वास अंदर नहीं रोक पा रहे हैं, सहज कर लीजिए श्वास को। कमर उठी हुई है और खींची हुई है, और फिर धीरे धीरे सहजता से नीचे करें। इसको हम धीरे धीरे गति पूर्वक भी कर सकते हैं कई बार। जैसे मैं गिनती के साथ करता हूं तो आप देखेंगे, श्वास भरें 1, श्वास बाहर 2, श्वास भरें 1, श्वास बाहर 2। इस प्रकार से हम 10-10, 15-15 बार तक कर सकते हैं। किसी के श्वास भरने छोड़ने में समस्या है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 2 1 2, इस तरह से। दूसरा अभ्यास देख रहे हैं, कंधरासन। कंधरासन, कई लोग इसको सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो दोनों हाथों को हम अपने एड़ियों के पास ले जाएं और पैर के टखनों को अच्छे प्रकार से कस के पकड़ लें। सबके नहीं पकड़ में आ पाएंगे, किसी किसी के नहीं आए तो वो एड़ियों को टच कर ले। जिनके वो भी टच नहीं हो तो हथेलियां जमीन पर रख के जितना ज्यादा नीचे की तरफ ले जा सकें। फिर हम श्वास भरेंगे और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाते चले जाएं और उठाते चले जाएं और उठाते चले जाएं, और अधिक से अधिक जब हम कमर पूरी ऊपर उठा लेंगे तो वहीं पर रोक देंगे। मन में गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस रिलैक्स, विश्राम। इस तरह से दूसरी बार में आप 15 की गिनती, तीसरी बार में 20 की गिनती, इस तरह से आप अभ्यास को क्रमशः समय को, टाइमिंग एंड मेथड, एवरी योग प्रैक्टिस जो है हमारे टाइमिंग और मेथड से ही अच्छी बन सकती है। दूसरी बार फिर इसको हम कर रहे हैं 15 की गिनती में। फिर से हम अपनी स्थिति ले लेंगे, श्वास भरें धीरे धीरे। जब आपकी स्थिति अच्छी बन जाए तो इससे भी अधिक आप उठा सकते हैं, इससे भी अधिक रोक सकते हैं। श्वास भर के ऊपर उठाएं और उठाएं और उठाएं और उठाएं और उठाएं और उठाएं और वहीं रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, विश्राम, रिलैक्स, विराम। इसके बाद हम कुछ शवासन में, जैसे शिथिलीकरण हम प्रतिदिन करवाते, ऐसे ही शिथिलीकरण शवासन करके दोनों पैरों में फासला और गर्दन एक तरफ ढीली छोड़ देंगे, हथेलियां दोनों आकाश की तरफ देखती हुई कमर से थोड़ी दूरी पर, ये शिथिलीकरण की स्थिति। लंबे लंबे श्वास भर रहे हैं, आंखें बंद हैं, सारे शरीर को पूरी तरह से अच्छे प्रकार से आराम मिल रहा है, ये भी हमको
समझना है और पूरी तरह से केंद्रित होना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बढ़ा हुआ है, कमर का दर्द बढ़ा हुआ है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ा हुआ है केमिकल, वो घटेगा ही तब जब आप चाय पीना बंद करेंगे, जब आप नकारात्मक सोचना बंद करेंगे, जब आप स्वार्थ से परार्थ की तरफ विचार करेंगे। मानसिक रूप से भी तो हमको स्वस्थ होना है। अगर मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शारीरिक रूप से कभी नहीं रह सकते। थोड़े दिन रहेंगे लेकिन फिर कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। अब हम धीरे धीरे जैसे हमने बैठना सीखा था उसी प्रकार से करवट लेकर के अपने स्थान पर अपने बैठने वाली स्थिति ले लेंगे। ये हमारा विशेष प्रकार से एक आसनों का क्रम था। बहुत सारे आसन हमने नहीं बताए इसीलिए कि इतने आसन करने से भी कमर के दर्द में विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एक अभ्यास। दूसरी तरह से हम आगे चलते हैं। अब हम प्राणायाम की दृष्टि से करें तो रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं ना, तो अंदर से वो डैमेज भी हो जाते हैं। कई बार कहीं डिस्क बल्ज हो जाती है, दब जाते हैं और कहीं पर उभर के आ जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। वो भी हमारे रीढ़ की हड्डी के नर्व्स को प्रॉपर फंक्शन करने की में बाधा डालते हैं। और वो प्रॉपर जब फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर एक नर्व सप्लाई होती है, वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, रीढ़ की हड्डी की संरचना बड़ी जटिल होती है। केवल हड्डी नहीं होती है, उसमें बहुत सारी नस नाड़ियाँ होती हैं। जो नर्वस सिस्टम जो हमारा मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम मस्तिष्क से धीरे धीरे जाल फैला हुआ है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, तो वो सारा का सारा रीढ़ की हड्डी के आसपास से लिपटा हुआ रहता है, फिर आगे पीछे शरीर के अन्य अन्य भागों में जाता है। तो इसीलिए ये नर्व्स जो होती है, इनके साथ में अगर कोई समस्या हो गई है तो योग से बढ़िया कुछ नहीं है। यदि आपको किसी डॉक्टर ने कमर दर्द के लिए, लंबर के पेन के लिए अथवा सैक्रम किसी भी प्रकार के पेन के लिए अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन सजेस्ट कर रखा है, तो मैं आपको सबको निवेदन करूं, एक बार योग जरूर ट्राई करिए, आयुर्वेद जरूर ट्राई करिए। दूसरा, प्राणायाम की दृष्टि से हम करें तो भस्त्रिका का अभ्यास हम कर सकते हैं। राइट वाला हाथ नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर रख करके इस भैरव मुद्रा में अपने आप को लगाकर, हथेलियों की स्थिति बनाकर, कमर सीधी रखकर, अथवा आप इसको सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक रूप से कमर दर्द वाले लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं और उनको इस तरह से आलती पालती मार के बैठना भी नहीं चाहिए जब तक सही नहीं हो जाए। इसीलिए आपको क्या, ऐसे पैरों को खोल करके और पीछे सहारा लेकर के प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जैसी स्थिति है, यदि आप बैठ सकते हैं तो थोड़ा इस प्रकार से बैठ सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो पैरों को सीधा करके, ताकि रीढ़ की हड्डी को आराम भी पूरा मिले और उस पर काम भी पूरा हो। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो भस्त्रिका कर रहे हैं, श्वास को पूरा गहरा भर रहे हैं और पूरी तरह गहरा बाहर छोड़ रहे हैं। देखें, एक बार मैं गिनती के साथ आपको भस्त्रिका के अभ्यास को दिखाता हूँ। श्वास को हम पूरा भर रहे हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7। श्वास बाहर धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से कर रहे हैं, 1 2 धीरे धीरे भरें, 3 4 5 6 7। श्वास बाहर, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 3 से 5 मिनट इस भस्त्रिका के डीप ब्रीदिंग सहज वाले अभ्यास को करें। फिर हम 10 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास भी करें, क्योंकि इससे हमारे अंदर के जितने भी वर्टिब्रास हैं वो सब रिपेयर हो जाएंगे। अगर कहीं पर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, अब अनुलोम विलोम कर रहे हैं। राइट को हमने बंद कर लिया, प्रणव मुद्रा, प्राण नासिका मुद्रा लगा के, और लेफ्ट से लंग्स का पूरा वायु बाहर निकाल दिया। पूरी तरह से जितना भी एयर था वो सबको बाहर एक्सेल कर दिया, और लेफ्ट से अब धीरे धीरे हम भर रहे हैं। देखें, बहुत धीरे धीरे, और मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी के सारी समस्याएं दूर हो रही हैं इस प्रातः काल की पवित्र शुद्ध प्राणवायु से। और फिर राइट वाले से इससे बाहर निकाल देंगे, एक्सेल कर देंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली, प्रसन्न मन से करें। फिर राइट से हम धीरे धीरे से बाहर अंदर भरे, स्लोली स्लोली भरे और अच्छे से भरे, जितना गहरा भर सकते उतना गहरा भरे, धैर्य पूर्वक भरें, श्रद्धा पूर्वक भरें, और लेफ्ट वाले से धीरे धीरे हम बाहर छोड़ दें। सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जल्दी अगर हील होना है तो कभी ये मत सोचो कि 2 दिन में देखते हैं, ट्राई करते हैं, 2 दिन में हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दवाई ले लेंगे, अंग्रेजी दवाई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
हमको विचार करना चाहिए कि हम हर अभ्यास के साथ अच्छे हो रहे हैं। मन जैसा काम करता है ना, मन कहते हैं ना कि जैसा मन में यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जैसा मन में सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है। इसीलिए मन में हर प्राण के साथ ये विचार करना कि ये परम पिता परमात्मा की जो पूरी शुद्ध वायु इस पर्यावरण में है वो मेरे भीतर इस प्रातः काल में जा रही है। इसके अंदर मेडिसिन नहीं, सुपर मेडिसिन है। इस शुद्ध प्राण वायु से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल की एक कहावत भी है, अनुलोम विलोम करते रहे, और प्राचीन काल की एक कहावत भी है, वो कहते हैं कि लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की दवा और प्रातः काल की हवा। ये करोड़ों रुपयों की दवा तो फेल हो सकती है, लेकिन ये प्रातः काल की हवा कभी फेल नहीं हो सकती। प्राणायाम उसी हवा का सदुपयोग करने की एक टेक्निक है, और गजब की टेक्निक है। इतनी बढ़िया साइंटिफिक टेक्निक है हमारे पूर्वजों ने हमको दी है। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और अपने शरीर के सारी दुर्बलताओं रोगों को दूर करके इसको शुद्ध, पवित्र, सुंदर और सबल, शक्तिशाली कर देना चाहिए। ये हमारा एक अभ्यास अनुलोम विलोम का हुआ। कैसे होगा? लेफ्ट से भर रहे हैं, राइट से बाहर, और राइट से भर रहे हैं, लेफ्ट से बाहर। बातों बातों में 5 मिनट लगभग हो गए। इसी प्रकार से आपको 10 मिनट करना है। आप 5 मिनट करके थक भी जाते हैं तो 1-2 मिनट का रेस्ट ले ले, फिर 5 मिनट और करें। इस प्रकार से करेंगे। फिर नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए ये 2 प्राणायाम तो नियमित रूप से करें। और कई सारी चीजें अभी और भी यौगिक प्रैक्टिस में है जो हम आगे के एपिसोड्स में रखेंगे। अभी फिलहाल इतना पर्याप्त है। यदि हम इतना भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा चरण हम देखते हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद में कुछ औषधियां ऐसी आती हैं जो हमारे इस वात के दर्द को कम करती हैं या फिर कमर के दर्द को कम करती हैं। आहार में आपको ये ध्यान रखना है, खट्टी चीजें नहीं लेनी है, झुकना नहीं है जिस प्रकार से मैंने बताया उठने बैठने की प्रैक्टिस में, और उसके अतिरिक्त कैसे लेटना है, लेटे हुए से वापस कैसे उठकर बैठना है वो भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप यदि सौंठ, देशी सौंठ मिल जाती है आपको, उस देशी सौंठ को पीस करके उसकी चुटकी भर सुबह सुबह खाली पेट आप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले लें। 1/4 चम्मच जिसको मैं कह रहा हूँ, तो वो एक चुटकी भर में आ जाएगा। तो ये एक तो अभ्यास ये कर सकते हैं। दूसरा, जिसको हम चंद्र प्रभावटी एक गोली कहते हैं और एक महायोगराज गुग्गुल। चंद्र प्रभावटी की 2 गोलियां और महायोगराज गुग्गुल की 2 गोलियां सुबह और दोपहर के भोजन के बाद, और शाम को भी इसी प्रकार से सायंकाल के भोजन के बाद 1 घंटे बाद ले लें। दोनों भोजन के 1-1 घंटे बाद आप महायोगराज गुग्गुल की 2 गोली और चंद्र प्रभावटी की 2 गोली, इस तरह से 3-5 दिन, 5-7-10 दिन लेंगे तो हड्डियों की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मांसपेशियों की और नसों की थोड़ी स्ट्रेंथ यानी शक्ति बढ़ेगी। और काफी सारी तो समस्याएं हमारी कमजोरी की वजह से होती है। तो कुछ आसनों से, कुछ प्राणायाम से, और यदि ज्यादा समस्या है तो आयुर्वेद की इन औषधियों से आप लें, मदद लें, सहायता लें। ये निरापद औषधियां हैं, किसी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करने वाली। महायोगराज गुग्गुल पावरफुल है, आप योगराज गुग्गुल ले सकते हैं, वो कम शक्ति वाली है। अगर आपको ज्यादा दर्द है तो महायोगराज गुग्गुल, कम है तो योगराज गुग्गुल। इस तरह से आप आयुर्वेद के अंदर भी अपना उपाय सौंठ से और इन गोलियों से कर सकते हैं। तीसरा भाग है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आपको क्या करना है, एक टब लेना है, उस टब में पानी को भरना है और नाभि से ऊपर ऊपर तक का आपको भरना है और उसके अंदर बैठ जाना। किस प्रकार का पानी होगा, वो गुनगुना पानी हो सकता है, वो थोड़ा नॉर्मल वाटर हो सकता है। किसी भी पानी में आप बैठ जाना, नीचे के वस्त्रों का त्याग करके उसके भीतर बैठ जाएं और पैरों को इस प्रकार से उस टब से बाहर निकाल लें और थोड़ी देर आप इस प्रकार से बैठें, अपने किसी भी एक तौलियों को लेकर के और उसको गीला करके अपने पेट, नाभि पर दाएं से बाएं, कैसे आपको मसाज करनी है, नाभि से थोड़ा नीचे के भाग में दाएं से बाएं, नीचे के भाग में दाएं से बाएं, थोड़ा सा आगे झुक जाएं। किसी को बोले आप कमर पर भी उस तौलिए से हल्की हल्की मसाज करेगा। इस प्रकार से ये कटी स्नान 10 से 15 मिनट तक आपको लेना है। इसको गर्म पानी में भी किया जा सकता है, गुनगुने पानी में मतलब, और सामान्य से ठंडे पानी में, मौसम के अनुसार इसको किया जाता है, वरना आप सामान्य जल में करें जो टंकी का पानी आता है। एक दूसरा,
ये भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रभावी उपाय है यदि आप इसको नियमित रूप से सुबह शाम में कर सकते हैं। इसमें यदि भोजन के बाद करना है तो भोजन के 2 से 3 घंटे बाद करें, 3-1 घंटे बाद करें, नहीं तो सुबह खाली पेट कर सकते हैं। भोजन के 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। ये कटी स्थान, इसको हिप बाथ कहते हैं और कटी स्थान भी कहते हैं, कूने बाथ भी कहते हैं। लुई कूने ने इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया था और भारत में लुई कूने के द्वारा ही इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होकर के अब बहुत सारे लोग इससे प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं। जिनके टेल बोन में भी समस्या है, प्रतिदिन ये कूने बात करते हैं और अच्छे हो जाते हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों को करा के रोग मुक्त किया है, उनको भी इस वाले रोग से मुक्त किया है। फिर हम आगे और बढ़ते हैं। यदि आप दिन भर में और भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं तो एक टर्किश टॉवल ले लीजिए, मोटा जो रुएदार होता है, उसको आप पानी में भिगो करके उसको निचोड़ लीजिए और उसको कमर पर यूं बांध दीजिए, अच्छे प्रकार से पूरे लपेट लीजिए और उसके बाद ऊपर चाहे तो आप थैली बांध सकते हैं अथवा पहले पूरा निचोड़ करके फिर रखें और उसके बाद ये लगा करके और उसके ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए। अगर आपको लगता है कपड़े हमारे गीले हो जाएंगे तो ऊपर एक थैली बांध करके फिर करिए। तो इस तरह से ये आपको 45 मिनट तक इसको रखना है। इसको गीली लपेट कहते हैं, कपड़े की लपेट कहते हैं। ये भी कमर दर्द में बहुत लाभकारी होती है। दिखने में सब सरल चीजें लगती है, 0 बजट की लगती है, लेकिन प्रकृति की शक्ति इतनी ज्यादा इन चीजों में है, पंच महाभूतों में। यदि आप ठीक ढंग से प्रयोग करेंगे तो आप बिना किसी दवाई के भी अच्छे हो जाएंगे, हो सकते हैं। आहार की मैंने आपको बात बताई, खट्टी चीजों के का प्रयोग नहीं करना है आपको। यदि आप ऐसा करेंगे तो समस्या आएगी। और हम कुछ चीजों को ध्यान से देखेंगे। मैं एक्यूप्रेशर के कुछ प्रयोगों को आपको बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर के प्रयोगों में हमारे हाथ में यहाँ पर कई जगह पर हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। तो हम तीसरी वाली जो अंगुली है ना, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसके मध्य के भाग को इस प्रकार से यूं मसाज दे सकते हैं, या पेन पेंसिल या कोई जिमी लेकर के उससे भी हम इस प्रकार से इसको अच्छा कर सकते हैं। पूरे इस वाले भाग की मसाज करें, बहुत अच्छे प्रकार से करें और 1 से 2 मिनट इससे करें और इस वाली उंगली में भी 1 से 2 मिनट करें, दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार से। फिर हम ये हाथ की जो बीच के जो चैनल है, यहाँ पर एक गैप है, इनके बीच में एक यहाँ पर है, बीच वाला जो गैप है ना, इसको हमको यूं अच्छे से प्रेस करना है। आप अंगुलियों का नाखून कम करके या काट करके घिस करके फिर इसको करेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से आप दबा पाएंगे। इस चैनल की आपको मसाज करनी है, जहां तक उंगली जा पा रही है उतना आपको करना है ना। 10, 15 बार, 20 बार, यानी लगभग 1 से 2 मिनट आप करें, धीरे धीरे करें। 1, ये 2, ऐसे 15 से 20 बार प्रेशर के साथ करो, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं प्रेशर उतना। फिर हम अंगूठे के यहाँ पर लंबर का सैक्रम का हमारा पॉइंट होता है, तो यहाँ पर ऐसे पकड़ के कलाई से ग्रिप करके और फिर ऐसे हमको यूं चलाना चाहिए, इस प्रकार से यूं चलाएं। ऐसे आपको 2 मिनट इसमें करना है और ऐसे ही इसको पकड़ के 2 मिनट इसमें भी करना है। ऐसे ही हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट पैर में भी होते हैं। अभी आप हाथ वाले समझ लीजिए, इसी से लाभ उठाइए, खूब अच्छा फायदा होगा। अगले पॉइंट्स को हम अगले जो एपिसोड होगा 2nd एंड 3rd, उसमें भी कई सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो आज हमने कमर दर्द के बारे में सबसे पहले यौगिक चिकित्सा को देखा, फिर प्राकृतिक चिकित्सा को, उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा को, उसके बाद हमने आहार बीच पे चर्चा की और अंत में हमने एक्यूप्रेशर की चर्चा की। यदि हम इतनी चीजों को करके अपने शरीर को, अपने कमर दर्द को दूर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीजें हैं। इनमें से आप दवाई वाला ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में रखिए, पहले आप नेचुरल चीजों से सही होने की कोशिश करिए। हाथ नीचे। और इतना करने के बाद आपको कुछ लाभ होता है, होगा, निश्चित रूप से होगा, कुछ लाभ होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात आज की के इस कार्यक्रम में आप ईमेल कर सकते हैं, अपने कमेंट्स के माध्यम से अब आप हमको बता सकते हैं। यदि आप बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमको लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। निश्चित रूप से आप सभी इसको करके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। रोज योगाभ्यास प्रतिदिन करिए। ये मत सोचिए कि हम बीमार हैं इसीलिए करें, आप स्वस्थ हो जाएं उसके बाद भी नियमित रूप से योग करिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।